ध्यान देना बच्चों लोग, आज का टॉपिक रहेगा कंडक्ट कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, ठीक है। तो टॉपिक जो है टॉपिक अपने जेई एडवांस के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इवन इस टॉपिक से जेई में क्वेश्चन आने का हाई चांस है, जेई में एंड नीट में भी क्वेश्चन आने का हाई चांस है। टॉपिक बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। तो फोकस होकर आपको सुनना है इस चीज में। अब ध्यान देना, जब बात करते हैं कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का बात करते हैं, जब बात करें हम कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का, तो उसमें ध्यान देना ईच आयन हैज इट्स ऑन कंडक्टिंग पावर। तो सब सब सारे आयन के पास क्या है, एक कंडक्ट करने का पावर होता है, एक कनेक्ट करने का पावर होता है। तो कनेक्ट करने का पावर का मतलब क्या है, वो कंडक्शन शो करेगा, यानी जो आयन क्या है, आयन जो है आयन मूव करेगा। सिंपल सा बात है कि कंडक्टर क्या करता है, या कंडक्शन किसको बोलते हैं, तो फ्लो ऑफ चार्ज। कंडक्शन का मतलब क्या होता है, तो कंडक्शन का मतलब होता है आपका फ्लो ऑफ चार्ज। तो कंडक्शन का मतलब नहीं होता क्या बच्चा, होता है फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज। सिंपल सा बात है। तो हम बोल रहे हैं कि ईच आयन हैज इट्स ऑन कनेक्टिंग पावर, इसका मतलब क्या है कि आयन मूव करेगा, ठीक है। तो जो जितना जल्दी मूव करेगा उसका पावर उतना हाई होगा। तो सिंपल सा बात है, जिसका मास छोटा होगा, जिसका मास कम होगा, उसका मूवमेंट क्या होगा, उसका मूवमेंट ज्यादा होगा। तो जो किसी भी आयन का जो कनेक्टिव पावर होता है, वो कहीं ना कहीं उसका मास क्या होता है, उसके मास के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। और उसके चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। चार्ज के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। और बात करते हैं साइज का, तो साइज का क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा। जितना लार्ज साइज होगा उतना मूवमेंट क्या होगा, उतना मूवमेंट उसका स्लो होगा, उतना मूवमेंट उसका स्लो होगा। तो तीन फैक्टर याद रखना, किसी भी आयन का जो कंडक्टिंग पावर होगा वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब ध्यान देना, इसके अलावा एक और फैक्टर था। दूसरा एक और फैक्टर क्या अपने पास है, तो नंबर ऑफ आयंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ आयंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो ये सारा फैक्टर है जिसपे आपका कंडक्टिंग पावर डिपेंड करता है, ठीक। अब ध्यान देना, इसमें एक चीज आपको पॉइंट याद रखना है, पॉइंट याद क्या रखना है कि जो जो कंडक्टिंग पावर होता है एच प्लस एन ओ एच का, वो काफी ज्यादा हाई होता है, वो काफी ज्यादा हाई होता है, ठीक है। मतलब उसको बोलते हैं अबनॉर्मली हाई है, वो होता है अबनॉर्मली हाई, ठीक है। तो कंडक्टिंग पावर ऑफ H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन इज अबनॉर्मली हाई, ठीक है। तो अबनॉर्मली हाई होने का लॉजिक समझोगे तो इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। आप लोग पढ़े होगे हीट कैसे कंडक्ट करता है, या हीट ट्रांसफर कैसे होता है आप लोग जानते होंगे। तो हीट ट्रांसफर का तीन मोड होता है, रेडिएशन होता है, कॉन्वेक्शन होता है और कंडक्शन होता है, ठीक है। तो रेडिएशन तो चलो, रेडिएशन को अगर हम हटा दें तो हीट ट्रांसफर के लिए आप लोग जानते होंगे, हीट ट्रांसफर में कॉन्वेक्शन और कंडक्शन में, कॉन्वेक्शन एंड कंडक्शन में ज्यादा फास्ट कौन होता है, कंडक्शन होता है। कंडक्शन में क्या होता है, आपका मीडियम का पार्टिकल मूव नहीं करता है, बस मीडियम का पार्टिकल वाइब्रेट करेगा और एनर्जी को ट्रांसफर करता है। कॉन्वेक्शन में क्या होता है कि आपका पार्टिकल एक्चुअली मूव करके हीट ट्रांसफर करता है। तो पॉइंट मेरा ये है कि पार्टिकल अगर खुद मूव करेगा तो ज्यादा टाइम लगेगा जाने में, और पार्टिकल खुद से वाइब्रेशन करता है तो एक पोजिशन पर अगर वाइब्रेशन कर रहा है तो अपना एनर्जी को क्या करेगा, वाइब्रेट करके ट्रांसफर कर सकता है। तो आपको पता है कि कॉन्वेक्शन प्रोसेस से बेटर प्रोसेस क्या होता है, कंडक्शन प्रोसेस होता है। हीट ट्रांसफर के लिए कॉन्वेक्शन से बेटर प्रोसेस क्या होता है, कंडक्शन होता है। तो वही लॉजिक यहाँ पे आ रहेगा, उसी लॉजिक से हमें बात करेंगे हम लोग। अगर बात करें H प्लस NOH का, और हम क्या बोल रहे हैं कि H प्लस NOH का कंडक्टिंग पावर काफी ज्यादा हाई होता है, अब नॉर्मली हाई होता है, उसका रीजन क्या होगा, तो उसका रीजन ध्यान देना। देखो यहाँ पे बाकी आपके पास आपको देखो, अब जब भी कोई भी आयन होता है तो आयन कहाँ होता है, वाटर में होता है। तो आयन हमेशा कहाँ प्लेस करते हैं, चलो हम लोग वाटर में। अब होता क्या है, आयन को जब प्लेस करो किस में, वाटर में। तो अगर मान लेते हैं H प्लस आयन पे हम बात कर रहे हैं, तो H प्लस आयन देखो, बाकी सारा आयन को खुद मूव करना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं ए प्लस का कंडक्टिंग पावर के बारे में बात कर रहे हैं, तो ए प्लस को खुद मूव करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ खुद मूव करना पड़ेगा।
लेकिन हम बात करते हैं H+ को, तो H+ क्या होता है कि साथ में वाटर भी साथ में है। तो होता क्या है कि H+ खुद मूव नहीं करता, H+ क्या करता है, H+ क्या करता है, वाटर का लोन पेयर के पास चला जाएगा। तो ये जो H+ है वाटर के लोन पेयर के पास चिपक गया, तो ये जो दूसरा H+, दूसरा जो यहाँ पे H है, उस पे दूसरे मॉलिक्यूल का लोन पेयर आके अटैक कर लेगा। सिमिलरली इस H पे यहाँ का लोन पेयर अटैक कर लेगा। तो इस तरीके से क्या रहा है कि इस जिस H+ का हम बात कर रहे हैं वो चलो मूव नहीं कर रहा, वो बस वाटर पे अटैच हो जा रहा है। वाटर का H दूसरे, और जो वाटर का H है वो एक्चुअली यहाँ से हम मूव करते जा रहा है। तो एक्चुअली हो रहा है कि H+ का अगर के बारे में बात करें तो H+ का एक्चुअल मूवमेंट का जरूरत नहीं है। H+ क्या कर रहा है, वाटर के लोन पेयर को यूज करके वाटर में अटैच हो जा रहा है, और उसी वाटर मॉलिक्यूल से दूसरा H जो है दूसरे H पे अटैक, दूसरे H के O के पास चला जा रहा है। ऐसे करेगा तो क्या होगा कि आपका H+ एक्चुअली मूव नहीं कर रहा है। H+ क्या हो रहा है, जस्ट लाइक कंडक्शन प्रोसेस अपने पोजीशन को बस ऑक्यूपाई कर रहा है, और उस पोजीशन से दूसरा H+ निकल जा रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पे जो ट्रांसफर हो रहा है, तो ये जो H+ हम बात कर रहे हैं उसका ट्रांसफर नहीं हो रहा है। H+ बस इस O के पास आया, उस O के पास से दूसरा H+ निकल जाएगा, वो दूसरे O पे अटैक कर लेगा, और वहां से H एक और निकलेगा दूसरे O पे अटैक कर लेगा। तो इस तरीके से H+ मूव कर सकता है। इसलिए H+ का पावर, जो कनेक्टिंग पावर है, काफी हाई होता है, क्योंकि H+ को खुद मूव करने की जरूरत नहीं है। आपके पास वाटर के पास जो H है उससे सपोर्ट करेगा। सिमिलरली बात करते हैं OH का, सिमिलरली बात करते हैं OH- का। तो अगर बात करें OH- तो देखो यहाँ पे OH- लिया होगा सिस्टम में, OH क्या करेगा, वाटर का H को खींच लेगा। तो वाटर का H को खींचेगा, तो वाटर का H को खींचने के बाद जो यहाँ पे बचा हुआ वाटर है, उस वाटर से आप अगर H खींच लोगे तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा OH-। अब ये बनेगा OH-। अब ये क्या करेगा, ये दूसरे वाटर का H को खींच लेगा। ऐसे करने से क्या होगा, अब जो नया मॉलिक्यूल है, ये नया मॉलिक्यूल जो था वो बन गया OH-। ऐसे करके अब ये जो OH- बन गया है, ये इस H को खींच लेगा, तो अब जो बन गया ये बन गया OH-। इस तरीके से क्या होगा, आपका OH- एक्चुअली मूव नहीं कर रहा है, OH- बस क्या कर रहा है, वाटर का H को खींच रहा है, तो नया OH क्रिएट हो रहा है। इस तरीके से OH- का मूवमेंट होता है। आपको ये समझ में आ रहा होगा कि H+ और OH को खुद मूव करने का जरूरत नहीं है, वो बस वाटर का यूज करके अपने आप को प्रोपेगेट कर सकता है, अपने आप को प्रोपेगेट कर सकता है। और इसी रीजन से इन दोनों आयन का जो कंडक्टिव पावर होता है काफी ज्यादा हाई होता है। इसलिए बोलते हैं इसका कंडक्टिव पावर क्या होता है, अबनॉर्मली हाई होता है, अबनॉर्मली हाई होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग टाइट्रेशन में। ठीक है, तो बात करते हैं कि टाइट्रेशन का मतलब क्या होता है। तो आपके पास दो रिएक्टेंट होता है। ठीक है, मतलब एक को टाइट्रेट करते हो दूसरे से, और जब रिएक्शन कंप्लीट होता है तो बोलते हैं कि मेरा रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, टाइट्रेशन पूरा हो चुका है। ठीक है, तो टाइट्रेशन जब पूरा होता है तो आप लोग पढ़ चुके होंगे मोल कॉन्सेप्ट में कि हम लोग इंडिकेटर यूज करते हैं टाइट्रेशन का इक्विवेलेंस पॉइंट पता करने के लिए। इन टाइट्रेशन जब रिएक्शन कंप्लीट होता है, रिएक्शन जब कंप्लीट होगा तो उसका अपना एक इक्विवेलेंस पॉइंट आता है, उसका अपना इक्विवेलेंस पॉइंट आता होगा। इक्विवेलेंस पॉइंट के लिए क्या करते हैं हम लोग, मोल कॉन्सेप्ट में इंडिकेटर का यूज करते हैं। इंडिकेटर मेरे को बताता है कि रिएक्शन पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो अगर बात करें कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन का, तो कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन में मेरे पास इंडिकेटर्स नहीं होता है। कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन का मतलब मेरे पास इंडिकेटर नहीं होता है। ठीक, यहाँ पे आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बोलते हैं कंडक्टर, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपके सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी को मेजर करेगा, आपके सॉल्यूशन के कंडक्टिविटी को मेजर करता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या होता है कि आप मान लो कि यहाँ पे HCl है और यहाँ पे NaOH मान लेते ले रहे हैं। ठीक है, HCl और NaOH है, और मान लेते हैं कि HCl नीचे रखा गया है। ठीक है, और ऊपर में हम NaOH को ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहे हैं। ठीक है, तो इसी में एक इंस्ट्रूमेंट हम डाल देते हैं। ठीक है, इस तरह का शेप का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट होता है, मान लेते हैं। इसमें ऊपर एक डिजिटल आपको स्क्रीन दिखेगा जिसमें आपको सिस्टम का कनेक्टिविटी आपको दिखते चला जाएगा, यानी आपको हर पॉइंट पे सिस्टम का कनेक्टिविटी पता रहेगा। ठीक है, सिस्टम का मोलर कनेक्टिविटी या जो बोलते हैं कनेक्टिविटी आपको पता, मोलर कनेक्टिविटी यानी लैम्डा एम बोलते हैं ना, आपको लैम्डा एम हमेशा पता चलते चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पता चलेगा। तो इस डाटा को देख के आपको बताना होता है कि किस पॉइंट पे
आपका रिएक्शन पूरा हुआ है, यानी इस लैम्डा एम के वैल्यू को ऑब्जर्व करना आपको और बताना है इसका यूज करके, यूजिंग दिस we have to find equivalence point, यानी कब रिएक्शन पूरा हुआ था, ठीक है। तो यूजिंग दिस वी हैव टू फाइंड इक्विवेलेंस पॉइंट, ठीक है। तो ये पूरा सेटअप आपका, ठीक। अब ध्यान दोगे, अब इसमें चलो इसका एक एप्लीकेशन करके आपको दिखाते हैं, इसका एप्लीकेशन करके दिखाते हैं। तो एप्लीकेशन क्या है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि HCl और NaOH का अगर टाइट्रेशन करेंगे तो कैसे हम लोग इक्विवेलेंस पॉइंट निकालते हैं, कैसे आपका इक्विवेलेंस पॉइंट आपका निकाला जाता है। तो ध्यान देना, आप लोग के लिए देखो, आप लोग का जेईई मेन और नीट के लिए बस ये जो HCl NaOH का केस इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो ध्यान से, ठीक है। बाकी हम लोग आगे भी जाएंगे, बस HCl NaOH का केस को ध्यान देना अच्छे से, ठीक है। बाकी हम लोग बहुत सारे केस पढ़ने वाले हैं, बट आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है HCl और NaOH का केस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे जैसे मैं बोल रहा हूं कि HCl वर्सेस NaOH, तो आपके कोनिकल फ्लास्क में क्या लिया हुआ है, HCl सॉल्यूशन लिया हुआ है, और ऊपर से हम लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या डाल रहे हैं, NaOH को डाल रहे हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप NaOH को डाल रहे हैं, ठीक है। और इसका हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। और ग्राफ से ही हम लोग पता करेंगे कि इक्विवेलेंस पॉइंट कहाँ पे आएगा। तो बेसिकली आपको क्वेश्चन में हमेशा ग्राफ दिया रहता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान देना कि अगर मान लेते हैं कि आपके पास HCl अगर 100 है, मान लेते हैं कि आपके पास सिस्टम में HCl अभी 100 है, ठीक। तो अगर 100 HCl अगर मान लेते हैं आपके पास है, तो HCl क्या है, तो HCl एक आयनिक कंपाउंड है, तो उसमें वो आयन से ब्रेक रहेगा। तो अगर मान लेते हैं कि बिगनिंग में HCl सॉल्यूशन में आपके पास 100 HCl है, क्या है, 100 HCl है, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर 100 HCl पार्टिकल के पास अगर एज्यूम करते हैं हम है, और ऊपर से हम डाल रहे हैं, ऊपर जाते हैं NaOH, तो अगर मान लेते हैं कि आपके पास NaOH का 5 पार्टिकल ऐड करते हैं, अगर एज्यूम करते हैं कि NaOH का 5 पार्टिकल ऐड करते हैं ऊपर से, ठीक है। तो 5 NaOH ऐड करेंगे तो होता क्या है कि NaOH HCl में रिएक्शन होगा, तो 100 HCl में क्या होगा, 100 H+ आयन होगा और 100 Cl- आयन होगा, ठीक। और 5 NaOH पार्टिकल में क्या होगा, 5 Na+ होगा और 5 OH- आयन होगा। अब होता क्या है कि OH- आयन और H+ आयन आपस में रिएक्ट करेगा, तो क्या बनेगा, वाटर बन जाएगा, क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो अल्टीमेटली सिस्टम में होगा क्या, जैसे से आप NaOH डालोगे तो आपका सिस्टम में क्या होगा, आपका जो H+ आयन है घटेगा, क्योंकि H+ आयन को कौन हटा देगा, OH हटा देगा। तो 5 NaOH डालने पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, आपका H+ कितना बचेगा, तो आपका H+ बचेगा 5, 95, और उसके बदले और सिस्टम में क्या आ जाएगा, H+ खत्म, यानी H+ 100 से हो गया 95, 5 खत्म हो चुका है। बट Cl- को फर्क नहीं पड़ेगा, Cl- 100 तो 100 रहेगा, यानी आपके NaOH के डालने से आपको Cl- को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, Cl- 100 का 100 है, ठीक। और बदले में एक्स्ट्रा आयन क्या जा रहा है, तो बदले में Na+ आ जा रहा है, आ रहा है, कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक। तो अगर मान लेते हैं क्या बोला गया है आपको कि आपके सिस्टम में अगर मान लेते हैं कि HCl था अगर 100 पार्टिकल, इसका मतलब इसमें क्या है, H+ आयन था आपके पास, H+ आयन कितना था, 100 था, और Cl- आयन कितना होगा, 100 होगा। ऊपर से अगर डाला गया NaOH का अगर हम मान लेते हैं 5 पार्टिकल है, इसका मतलब इसमें क्या होगा, इसमें होगा 5 Na+ होगा, NO5 OH- होगा। जब सिस्टम आगे प्रोसीड करेगा तो H+ OH रेट कर जाएगा, तो H+ OH तो खत्म हो चुका है, ऑटोमेटिक क्या आएगा, आपके पास 5 Na+ आएगा सिस्टम में, सॉल्यूशन में, और क्या रहेगा, आपका Cl का नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, Cl 100 का 100 रहेगा, और H+ का नंबर क्या हो जाएगा, 95 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 95 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको, आप देखोगे कि H+ आयन जो है घट रहा है, उसके बदले कौन सा आयन बिल्ड हो रहा है, Na+ हो रहा है, यानी हम क्या बोल रहे हैं, जैसे से आप NaOH को डालोगे आपका अल्टीमेटली चेंज कहाँ हो रहा है, तो चेंज हो रहा है H+ आयन में, और उसको रिप्लेस कौन कर रहा है, उसको रिप्लेस कर रहा है Na+, यानी इस पूरे प्रोसेस में
आपका जो H प्लस आयन है, आपका जो H प्लस आयन है वो किससे रिप्लेस हो रहा है? वो रिप्लेस हो रहा है Na प्लस आयन से। तो जैसे जैसे आप NH को डालोगे आपका H प्लस घटते जाएगा और आपका Na प्लस बढ़ते जाएगा। जब रिएक्शन पूरा कंप्लीट होगा, जब रिएक्शन पूरा कंप्लीट होगा उस पॉइंट पे क्या होगा, आपका सारा का सारा H प्लस आयन खत्म हो जाएगा और उसके बदले क्या आ जाएगा, उसके बदले Na प्लस आ जाएगा। यानी जैसे आपका रिएक्शन पूरा खत्म हो चुका होगा उस पॉइंट पे क्या होगा, आपके पास Na प्लस का नंबर हो जाएगा 100, आपका Na प्लस का नंबर हो जाएगा 100 और Cl माइनस का नंबर क्या होगा, 100 होगा। यानी जब रिएक्शन पूरा कंप्लीट होने वाला है उस समय क्या होगा, आपका सारा H प्लस खत्म हो जाएगा और उसके बदले में क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 100 आ जाएगा Na प्लस और Cl का नंबर को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो Cl क्या है 100 का 100 रहेगा। तो रिएक्शन जब कंप्लीट होगा तो एक सिचुएशन होने वाला है। अगर मान ले उसके बाद जब रिएक्शन पूरा हो चुका उसके बाद, ठीक है, तो रिएक्शन पूरा होने के बाद अगर हम बात कर रहे हैं तो ध्यान देना, उसके बाद अगर तुम्हारा NOH का पार्टिकल डालोगे तो अब क्या है, अब आपका रिएक्शन पूरा, अब रिएक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो रिएक्शन जब पूरा कंप्लीट हो चुका है तो अब जो NOH डालोगे तो वो क्या होगा, वो फर्दर अब रिएक्ट तो करेगा नहीं। तो आपका सिस्टम में क्या था, आपका सिस्टम में NaCl था, यानी Na प्लस Cl माइनस ऑलरेडी है, कितना कितना 100 पार्टिकल बन चुका है। अब इसमें तुम NH डालेगा तो इसमें NH अब इसमें तुम NH फर्दर तुम ऐड करेगा तो क्या होगा, इसमें अब रिएक्शन तो होगा नहीं, तो आपका आयन का नंबर बढ़ना चालू होगा, यानी Na प्लस Cl माइनस तो है ही, साथ में क्या होगा OH माइनस का नंबर आना चालू हो जाएगा, साथ में OH माइनस का नंबर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आयन का नंबर सिस्टम में बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। यानी पूरे प्रोसेस में जब तक रिएक्शन खत्म नहीं हो रहा था तब तक क्या हो रहा था, H प्लस Na प्लस से रिप्लेस हो रहा था। यानी जब बिगिनिंग में जब NH को डाले थे तो आपका आयन का नंबर फिक्स था सिस्टम में, और जितना भी H प्लस आयन था सिस्टम में वो किससे रिप्लेस हो रहा था, और रिप्लेस हो रहा था OH माइनस सॉरी Na प्लस आयन से। तो उसका अगर तुम ग्राफ प्लॉट करोगे, यानी आप सिस्टम में का जब लेमडा वर्सेस वॉल्यूम ऑफ NOH का जब ग्राफ प्लॉट करोगे ना, आप एक पॉइंट आप नोट करना, बिगिनिंग में क्या था, बिगिनिंग में NOH का जब वॉल्यूम 0 ऐड किए थे तो क्या HCl था, यानी प्योर HCl था। HCl में क्या था, Cl माइनस है H प्लस है। जैसे जैसे आप NOH को डालते हो, जैसे जैसे आप NOH को ऐड कर रहे हो ना, तो क्या हो रहा है, आपका Cl तो वही का वही है, बट आपका H प्लस आयन रिप्लेस हो रहा है OH माइनस से, सॉरी H प्लस आयन रिप्लेस हो रहा है Na प्लस से। यानी बिगनिंग में आपका सारा का सारा H प्लस किससे रिप्लेस हो रहा है, Na प्लस से। और आपको पता है कि H प्लस और Na प्लस में किसका कनेक्टिव पावर हाई होता है, H प्लस और Na प्लस में ज्यादा पावर हाई किसका होगा, H प्लस का। H प्लस एंड Na प्लस में ज्यादा कनेक्टिव पावर किसका हाई होगा, Na प्लस का। तो आपका एक हाई पावर का आयन घट रहा है और उसके बदले लो पावर का आयन बढ़ रहा है। तो आपका H प्लस आयन का नंबर घटेगा तो क्या होगा, आपका कनेक्टिव पावर क्या होगा, डिक्रीज होगा सिस्टम का। तो देखना ये घट रहा है, ये लाइन घट रहा है और जिस पॉइंट पे आपका जब रिएक्शन पूरा खत्म होगा उस पॉइंट पे H प्लस खत्म हो चुका है और सारा का सारा क्या हो चुका है, Na प्लस आयन हो चुका है। तो ये पॉइंट यहाँ पहुंच चुका है। उसके बाद अगर हम NOH डालेंगे तो आपके पास एक्स्ट्रा आयन क्रिएट होगा किसका, Na प्लस का और OH माइनस का। और आपको पता है कि OH माइनस जो आयन होता है उसका कंडक्टिंग पावर काफी हाई होता है। तो रिएक्शन जब फुली कंप्लीट होगा उसके बाद जब तुम डालोगे NOH को, यानी उसके बाद जब ऐड करोगे तो आपका एक्स्ट्रा OH माइनस सिस्टम में आ रहा है और एक्स्ट्रा Na प्लस सिस्टम में आ रहा है। तो क्या उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, OH माइनस। OH माइनस क्या करेगा, आपके कनेक्टिंग पावर को काफी ज्यादा इनहेंस करेगा, तो ग्राफ ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, यानी इस ग्राफ में इक्विवेलेंस पॉइंट कहाँ पे होगा, तो ये पॉइंट आपका इक्विवेलेंस पॉइंट होगा। ठीक है, जो वी शेप बना हुआ है तो बॉटम जो दिख रहा है ना, ये है आपका इक्विवेलेंस पॉइंट। यानी इस ग्राफ को देख के हम बता सकते हैं जिस पॉइंट पे आपका कनेक्टिव पावर सबसे लोएस्ट होगा, जिस पॉइंट पे आपका मोलर कनेक्टिविटी आपका सॉल्यूशन का सबसे लोएस्ट होगा, उस पॉइंट पे आपका रिएक्शन कंप्लीट हुआ है, उस पॉइंट पे आपका रिएक्शन कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो देखो ध्यान से बच्चे लोग, इसे मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इसमें हो क्या रहा है, जैसे मान ले आपके सिस्टम में क्या था, HCl था, और हमें जूम किया कि HCl का नंबर क्या है, 100 मान लेते हैं शुरू में। तो 100 HCl बोलने का मतलब क्या है, आपके पास H प्लस आयन 100 होगा और Cl माइनस आयन क्या होगा, 100 होगा। इस सिस्टम में अगर हम मान लेते हैं NOH ऐड कर रहे हैं, तो आपको बताना क्या चाह रहे हैं कि इसमें एज्यूम कर ले कि NOH को अगर अब मान लो एक पार्टिकल आप NOH का ऐड करोगे, एक पार्टिकल ऐड करने का मतलब क्या है, आपके पास Na प्लस 1 होगा और आपके पास OH माइनस 1 होगा। ठीक, और आपको पता है
कि H प्लस जो है O से रिएक्ट करेगा, H प्लस है O से रिएक्ट करेगा, सिंपल सा चीज है ना, आप लोग पढ़े हो ना, HCl प्लस NOH क्या होता है, क्या बनेगा, NaCl बनेगा और वाटर बनेगा। अब इसमें अगर इसको 100 बोलेंगे, इसको 1 बोलेंगे तो लिमिटिंग रीजन कौन होगा, तो लिमिटिंग कौन होगा, चलो तो लिमिटिंग होगा आपका NaOH, तो 99 बचेगा, 99 बचेगा, ये बचेगा 0, ये बचेगा, ये बनेगा 1, ये बनेगा 1, ठीक है। वही चीज यहाँ नीचे में दिखा दे रहा हूँ कि NaOH जब डालेंगे 1 पार्टिकल तो ऑटोमेटिक क्या हुआ सिस्टम में, तो सिस्टम में देखते हैं अगर जो नया सिस्टम क्रिएट होगा तो उसमें देखोगे तो H प्लस आयन कितना बचा, तो H प्लस आयन बन जाएगा, बचेगा 99, Cl माइनस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 100 का 100 रहेगा, और Na प्लस 1 आ जाएगा, Na प्लस 1 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको मैं दिखाना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है, कि NaOH डालने से अल्टीमेटली इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है, तो NaOH को जब ऐड कर रहे हो ना तो NaOH कर क्या रहा है, तो Na प्लस आयन H प्लस को रिप्लेस कर रहा है, H प्लस को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है, H प्लस को रिप्लेस कर रहा है। इसलिए जब बिगनिंग में इसका जब हम NaOH को डालते जाएंगे, ठीक है, तो आपका सारा H प्लस किससे रिप्लेस होगा, किससे रिप्लेस हो जाएगा, आपका सारा रिप्लेस हो जाएगा Na प्लस से। तो जब पूरा का पूरा रिएक्शन जब खत्म होगा उस पॉइंट पे क्या होगा, उस पॉइंट पे क्या होगा, सारा का सारा H प्लस किससे रिप्लेस हो चुका, Na प्लस से रिप्लेस हो चुका होगा, तो उस पॉइंट पे आपका Na प्लस का नंबर कितना होगा 100 और Cl माइनस का नंबर क्या होगा 100। ये हो गया जब आपका इक्विवेलेंस पॉइंट अचीव कर चुके होगे, जब आप इक्विवेलेंस पॉइंट अब जब अचीव कर चुके होगे, तो ये आपका हो गया इक्विवेलेंस पॉइंट, ये हो गया आपका इक्विवेलेंस पॉइंट। तो इस यहाँ तक में ध्यान देना, यहाँ तक में देखोगे तो यहाँ तक में ध्यान देना, आपका अल्टीमेटली हो क्या रहा है ना, तो आपका H प्लस रिप्लेस हो रहा है, रिप्लेस किससे हो रहा है, Na प्लस से, और आयन का नंबर देखो सेम ही है, अभी का आयन का नंबर कितना था 200 था शुरू में, अभी भी आयन का नंबर क्या है 99 प्लस 1 प्लस 100 200 ही है, अभी भी 200 ही है। तो इक्विवेलेंस पॉइंट अचीव करने में आपका आयन के नंबर में कोई चेंज नहीं हुआ है, आपके आयन के नंबर में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, बस हो क्या रहा है, आपका H प्लस आयन Na प्लस से रिप्लेस कर रहा है। तो H प्लस आयन का जो कनेक्टिव पावर हाई होता है, तो जैसे से आप NH को ऐड करोगे ना, यानी अगर ग्राफ हम देखेंगे लैम्डा m वर्सेस NaOH का वॉल्यूम का, तो आपका एक हाई पावर का आयन रिप्लेस हो रहा है लो पावर के आयन से, लो पावर के आयन से रिप्लेस होगा तो कनेक्टिव, तो सॉल्यूशन का जो मोलर कनेक्टिविटी है क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा, घटेगा, ठीक है। जिस पॉइंट पे रिएक्शन पूरा होगा उस पॉइंट का वॉल्यूम बता रहे हैं। अब क्या अब रिएक्शन पूरा हो चुका, अब तुम NH डालेगा, अब सिस्टम में तुम NH ऐड करोगे, तो अब क्या, अब कोई H प्लस तो है नहीं आपके सिस्टम में, अब तो कोई H प्लस आपके सिस्टम में है नहीं, तो अब जो अब NOH को ऐड करो सिस्टम में, तो होगा क्या कि आपका Na प्लस Cl माइनस तो पहले से था 100, पहले से 100 था, ये 100 पार्टिकल पहले से था और 100 पार्टिकल आपके पास पहले से था। अब जो NOH आप ऐड करोगे तो उससे क्या होगा, सोडियम आयन का नंबर बढ़ेगा और आपका OH माइनस आयन का नंबर बढ़ेगा, तो ये दोनों आयन का नंबर एक्स्ट्रा इंक्रीज करेगा, ये दोनों अगर इंक्रीज करेगा तो आपका इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद जो आप ऐड कर रहे हो ना NOH, उससे आयन का नंबर तो बढ़ रहा है, और साथ में क्या बढ़ रहा है, साथ में आपका OH माइनस बढ़ रहा है, और OH माइनस आपको पता है कि OH माइनस का कनेक्टिव पावर क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है, तो आयन का नंबर बढ़ने से भी आपका मोलर कनेक्टिविटी बढ़ेगा, आयन के नंबर के इंक्रीज करने से भी आपका मोलर कनेक्टिविटी इंक्रीज करेगा। और एक और पॉइंट क्या अपने पास है, एक और पॉइंट क्या चलो कि आपके पास OH माइनस है, OH माइनस के इंक्रीज करने से आपका कनेक्टिव पावर और ज्यादा इंक्रीज करेगा, यानी रैपिडली इंक्रीज करेगा, यानी जैसे रिएक्शन खत्म होने के बाद जब NH ऐड करोगे ना तो आपका लाइन फटाफट ऊपर भागेगा, ठीक है, क्योंकि आप NH को एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो जो आयन को ज्यादा बढ़ा रहा है, और साथ में कौन सा आयन बढ़ा रहा है, OH माइनस बढ़ा रहा है, OH माइनस के कारण और ज्यादा रैपिडली इंक्रीज कर रहा था, ठीक है। तो आपका इस ग्राफ को और देखोगे तो इसका इक्विवेलेंस पॉइंट कहाँ पे होगा, तो जो बॉटम यानी V शेप का जो बॉटम है वो आपका इक्विवेलेंस पॉइंट होगा, यानी इतना, यानी जिस पॉइंट पे आपके सॉल्यूशन का मोलर कनेक्टिविटी लोएस्ट होगा उस पॉइंट पे आपका रिएक्शन पूरा हो चुका है, उस पॉइंट पे आपका HCl वर्सेस NOH का टाइट्रेशन पूरा हो चुका है, HCl वर्सेस NOH का टाइट्रेशन पूरा हो चुका है, ठीक है।